Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट डेज़ में हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था। नाउ देखते हैं हम बेसिकली हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द इकोनॉमिक मॉडल एंड मैथमेटिक्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि मॉडल क्या होता है एंड व्हाट इज़ थ्योरेटिकल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल। एंड उसके बाद हमने वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक मॉडल देखा था, जिसमें हमने द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल को एज अ एग्जांपल यूज़ किया था टेस्ट करने के लिए। इसमें हमने टेस्टिंग अजम्पशन यूज़ की थी और टेस्टिंग प्रिडिक्शंस यूज़ की थी। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, कि बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल के फीचर्स कौन से हैं। Basically, the number of economic models is current use, of course, large. Specify assumptions used and the degree of detail provided vary greatly dependent on the problems being addressed. के इकोनॉमिक मॉडल्स के बहुत से वैरायटी है जो इस एरा में यूज़ हो रही है या करंट टाइम पे इकोनॉमिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हर मॉडल आपको पता है कि अजम्पशंस पर सम अजम्पशंस होती हैं, उसके सम फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट रखते हैं। ओके, बेसिकली द मॉडल यूज टू एक्सप्लेन मस्ट बी कंसिडरेबली मोर एग्रीगेट एंड कम्प्लेक्स देन दूज दैट सीक टू इंटरप्रेट द प्राइसिंग ऑफ एरिजोना स्टी बैरल्स। सो बेसिकली वैरायटी ऑफ मॉडल है, ठीक है। मॉडल्स की बहुत वैरायटी होती है, ठीक है। और एवरी मॉडल हैव 3 कॉमन फीचर्स। हर मॉडल के 3 बेसिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जोन है वो द सेट्रस पेरिबस अजम्पशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। एंड द सेकंड द सुपोजिशन दैट इकोनॉमिक डिसीजन मेकर टू सीक ऑप्टिमाइजिंग समथिंग। एंड द थर्ड वन इज़ अ केयरफुल डिसीजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चंस। सो फर्स्ट फीचर की तरफ हम सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी, द सेट्रस पेरिबस अजम्पशन। इन सिंपल वर्ड द सेट्रस पेरिबस अजम्पशन मीन्स अदर थिंग्स रिमेन सेम। You know, when we start economic model or discuss any economic model, there are some assumptions are certain assumptions, and basically these assumptions are assumed to be constant. And certain assumptions are basically all those factors that are assumed to be constant, कि वो फैक्टर होते हैं जिनको हम constant assumed कर लेते हैं during the period of study. The relationship between two or more than two variables, it is general that while studying the relationship we keep certain variables constant, कि जब भी हम relationship के बारे में discussion करते हैं तो हम some variables को constant assumed कर लेते हैं। But these variables be not practically constant, लेकिन ये variables practically तौर पर constant नहीं होते। For the time being some factor are assumed to be constant, सिर्फ हम जब कोई भी मॉडल स्टडी करने लगते हैं तो हम उन फैक्टर्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, बेसिकली दिस इज बेसिकली ceteris paribus assumption whenever there is a change in one or more than one variable that are assumed to be constant during read of study our result is change, कि जब भी हम वो फैक्टर जिनको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं उनमें से एक या कोई 2 फैक्टर या सब वेक्टर ही चेंज होते हैं तो हमारा रिजल्ट डिफरेंट होता है। इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इकोनॉमिस्ट को ये अच्छी तरह पता होता है या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कि फैक्टर्स सब कांस्टेंट होंगे तो प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है किसी कमोडिटी की तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। ओके, एंड नाउ लॉ ऑफ डिमांड में भी सम वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कमोडिटी डू नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डजंट चेंज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स डजंट चेंज, एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज। सो दीज ऑल फैक्टर्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। लेकिन अगर इन तमाम फैक्टर में से एक भी चेंज हो जाता है तो हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज एट द सेम टाइम इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज, कि अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है
और साथ ही कंज्यूमर की इनकम भी चेंज हो जाती है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट व्हेन द प्राइस इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। अब देखें कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है, साथ में ही लॉ ऑफ डिमांड तो हमें ये कहता है कि क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो सपोज़ करें हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो फिर जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो इनकम हमें अलाउ करेगी कि हम ज़्यादा परचेज़ कर सकें, बेशक प्राइस इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह फैक्टर हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, फैक्टर जब चेंज हो जाएगा तो हमारा रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। लाइक प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि लॉ ऑफ डिमांड इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। ओके। और अगर आप एग्जांपल इस चीज़ की ले लें कि आप कैंपस में अपने कैंपस में जाते हैं या डेली आपकी पॉकेट है 100 रुपीज़, ओके, पर डे, एंड इफ़ यू परचेज गुड्स अकॉर्डिंग टू योर बजट, इफ़ वन डे योर pocket money increase and you are at the position to buy goods and services more, even though the price of goods and services are not change. इन सिंपल वर्ड्स ये है कि अगर आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और आप इस पोजीशन पर हैं, आपका बजट ये अलाउ करता है कि आप ज़्यादा चीज़ परचेज़ कर सकें, जबकि उस कमोडिटी की प्राइस चेंज नहीं हुई। तो इस तरह द सर्टेन वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर मॉडल, कि हर मॉडल में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, और अगर वो वेरिएबल चेंज हो जाए तो हमारा रिज़ल्ट भी चेंज हो जाता है। और अगर हम सेंट्रस पेरिबस अजम्पशन के कंक्लूजन देखें तो वो जस्ट ये होगा कि सेंट्रस पेरिबस का मतलब ये है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम, कि सम वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, एंड अगर कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाता है तो हमारा रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंज्यूमर है, वो बास्केट ऑफ कमोडिटी परचेज़ करता है, ठीक है, उसने अब एक चीज़ तो परचेज़ नहीं करनी ना, तो वो बास्केट ऑफ कमोडिटी परचेज़ करेगा, ठीक है। अगर उसकी बास्केट ऑफ कमोडिटी में से एक चीज़ की भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, लाइक फ्लोर की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, शुगर की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसका सारा बजट भी अफेक्ट होगा और उसको अपने बजट पर भी फोकस करना होगा, और इस तरह बाकी वेरिएबल्स भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ओके, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि सेंट्रस पेरिबस अजम्पशन है क्या बेसिकली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल। जैसे कि आप जानते हैं कि हर इकोनॉमिक मॉडल में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ज़रूर होता है। एवरी इकोनॉमिक मॉडल यू विल encounter in this book will have a mathematical structure that highlights the relationship between factors that affect the decision of the household and the firms and the result of those decisions. एंड इसमें सम वेरिएबल्स, जब आप वेरिएबल्स की बात करते हैं आपको पता है सम वेरिएबल्स आर एक्सोजिनस वेरिएबल एंड सम वेरिएबल्स आर एंडोजिनस वेरिएबल। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कंज्यूमर थ्योरी की, तो कंज्यूमर थ्योरी में कंज्यूमर प्राइस टेकर होता है, ठीक है, उसमें प्राइस अब हमारे पास आउटसाइड द मॉडल हमने सेलेक्ट की है, ठीक है, तो आउटसाइड द मॉडल जो भी वेरिएबल चूज़ होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोजिनस वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर परचेज करेगा वो इनसाइड द मॉडल होगा। ज़ाहिर बात है जब हम इनपुट देंगे मॉडल को तो वो आउटपुट हमें देगी, और वो आउटसाइड द इनसाइड द मॉडल होगी तो वो हमारे पास एंडोजिनस वेरिएबल होगी। कोई भी क्वांटिटी जो कंज्यूमर परचेज करेगा वो हमारे पास एंडोजिनस वेरिएबल होगी। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा स्ट्रक्चर बाकायदा इन्होंने बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल के एक्सोजिनस वेरिएबल में बेसिकली हाउस होल्ड प्राइजेज ऑफ गुड्स आ जाती हैं और फर्म्स की तरफ से प्राइजेज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट आ जाती हैं। इस तरह हाउस होल्ड का बेसिक पर्पस क्या होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, एंड फर्म्स का बेसिक पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड थर्ड वन में आप देख रहे हैं एंडोजिनस वेरिएबल्स, उसमें हाउस होल्ड क्वान्टिटीज़ बाय करते हैं और फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस करती है इनपुट को हायर करके। ओके, उसके बाद थर्ड पे हमारे पास फीचर आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन अजम्पशन। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन अजम्पशन है क्या, इन एवरी इकोनॉमिक मॉडल वी आर सपोज टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज सम ऑब्जेक्टिव्स, कि हर इकोनॉमिक मॉडल में हम कुछ ना कुछ मैक्सिमाइज करते हैं या कुछ ना कुछ मिनिमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं अपनी प्रोडक्शन साइड पे, हम देखते हैं कि द फर्म्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन। इस तरह अगर हम डिमांड साइड पे या कंज्यूमर साइड पे देखते हैं तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेसिकली हर मॉडल की समथिंग ऑप्टिमाइज वो करता है। एवरी इकोनॉमिक मॉडल
सपोज कर लेता है किसी भी चीज़ को, ऑप्टिमाइज़ मतलब समथिंग ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। ओके, सो एवरी इकोनॉमिक मॉडल सपोज ऑप्टिमाइज समथिंग। सो उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव डिस्टिंक्शन क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड फीचर इसका था द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव डिस्टिंक्शन। बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना। ठीक है, द थिंग्स आर एनालाइज्ड एंड स्टडीड एज दे आर। बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स फिनोमिना की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी, और उसके बाद चीज़ को एनालाइज करते हैं और स्टडी करते हैं। जबकि अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम सजेस्ट करते हैं हाउ द थिंग्स शुड बी लुक लाइक, हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स शुड बी। इसमें बेसिकली हम सजेस्ट करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम थिंग्स को एनालाइज करते हैं और स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक फिनोमेना की बात करते हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम सजेस्ट करते हैं कि हाउ द थिंग शुड लुक लाइक। ओके, मेन डिफरेंस यही है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये 3 पॉइंट्स। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।